Hello students and welcome to this new lecture. How are you all? Fine? Okay. See, we'll continue with the chapter number 8 what we were doing. Articles से हम continue कर रहे हैं. Last time हमने exercise C तक किया था. आशा करता हूँ कि आपने exercise C तक सब आंसर लिख दिए होंगे. ठीक है अपने फेसबुक के अंदर. चलिए एक्सरसाइज डी के बारे में हम बात करते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन और पुट अ क्रॉस वेयर आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. भाई आपको इसमें करना क्या है, देखो हमारे पास सेंटेंस है, आपको टिक करना है करेक्ट ऑप्शन कि भाई इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, और जो नहीं आता है उसको क्रॉस कर दीजिए. ठीक है, जो जहां पे जरूरत नहीं है. नंबर 1, अ एंड द रामायण इज अ सीक्रेट बुक ऑफ अ एंड द हिंदूज. अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ध रामायण लिखेंगे, अ रामायण लिखेंगे, एन रामायण लिखेंगे, वो आपको चूज करना है. रामायण एक स्पेसिफिक नाम है तो हम उसके आगे ध लगा देंगे. ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर मैं लगा ही देता हूं. टिक कर देते हैं हम ध को. तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया कि ध रामायण इज अ सीक्रेट बुक ऑफ ध हिंदूज. तो स्पेसिफिक हिंदूज, स्पेसिफिक रामायण. ओके. नंबर 2, ताजमहल वॉज बिल्ड बाय शाहजहां. तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, ध ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां के आगे कुछ नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे हम कुछ नहीं लगाएंगे. नंबर 3, राजधानी एक्सप्रेस कनेक्ट्स मैनी सिटीज. तो नंबर 3, ध राजधानी एक्सप्रेस कनेक्ट्स मैनी, यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे हम, मैनी सिटीज. ओके. नंबर 4, एप्पल शुड बी ईटन. एन एप्पल लगाएंगे, ये तो आपको पता ही है, एन एप्पल लगाएंगे ना. An apple should be eaten every morning with breakfast. यहाँ पे पीछे कुछ नहीं लगाएंगे हम. ठीक है, तो यहाँ पे हम चौकड़ी मार देते हैं. नंबर 5, Sherlock Holmes had a visitor. क्या आएगा बेटा, had a visitor. ठीक है, who was a stranger to him. चलिए 10 सेकेंड देता हूं मैं आपको एक्सरसाइज डी को टिक करने के लिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. क्लियर करता हूं मैं इसको और आगे बढ़ते हैं. चले भाई एक्सरसाइज ई देखते हैं. एड ए एन और द वेन एवर रिक्वायर्ड. हमको क्या करना है भाई, ऐड करना है ए एन और द. शैलेश इज इंटेलिजेंट बॉय. शैलेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय. तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लगा देंगे ए एन एन. ठीक है, शैलेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय हु लव्स टू प्ले क्रिकेट. हिज आइडियल इज सचिन तेंदुलकर. कुछ नहीं लगाएंगे हम. He goes to the India Gate. क्या लगाएंगे बेटा, the India Gate lawns every Sunday. He generally hires a taxi. यहाँ पे हम लगाएंगे a. And picks up a friend on his way. Two boys then join others and the coach often guides them. तो यहाँ पे हम लगाएंगे the. The coach often guides them. They are planning to play for the school team at the state level very soon. तो यहाँ पे हम ध लगा देंगे. चलिए, शैलेश is an intelligent boy who loves to play cricket. His idol is Sachin Tendulkar. He goes to the India Gate launch every Sunday. He generally hires a taxi and picks up a friend on his way. Two boys then join others and the coach often guides them. They are planning to play for the school team at the state level soon. 10 सेकंड देता हूं, एक्सरसाइज ई के आंसर्स लिख दीजिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. क्लियर करता हूं मैं इसको और आगे बढ़ते हैं. चलो बेटा, अब रिमेंबर के मेन मेन पॉइंट्स देख लेते हैं बेटा. अब ये चैप्टर यहाँ पे ओवर होने आया है. ए और एन ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, इसलिए क्योंकि कोई स्पेसिफिक पर्सन, ऑब्जेक्ट और थिंग को वो पॉइंट नहीं करते हैं. कोई स्पेसिफिक आदमी, कोई स्पेसिफिक चीज या कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, तब ए और एन यूज कर रहे हैं. एनी पर्सन और एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज सजेस्टेड बाय देम. ए और एन का मतलब एनी हो जाता है, एनी पर्सन या एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन कोई भी ऑब्जेक्ट. A is used before a singular countable noun that begins with a consonant sound. A कब यूज करते हैं, जब
एक काउंटेबल नाउन हो, एक नाउन जिसको हम गिन सकें, सिंगुलर हो और उसका साउंड जो शुरुआत का है वो कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है? ए ई आई ओ यू के सिवाय सारे अल्फाबेट कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड जब सुनाई देता है आपको और ऐसा नाउन है जो गिना जाता है और सिंगुलर है, उसके आगे हम ए यूज करते हैं। एन हम यूज करते हैं ऐसे ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जो वोवेल साउंड से शुरू होते हैं, ए ई आई ओ यू के साउंड से शुरू होते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू से शुरू नहीं होते हैं, ए ई आई ओ यू के वोवेल साउंड से शुरू होते हैं, ये याद रखिएगा बेटा, आवाज से। द डेफिनेट आर्टिकल है जो एक पर्टिकुलर चीज, एक स्पेसिफिक चीज, एक चीज, कौन सी चीज वो हमको पता है, ऑब्जेक्ट और पर्सन हमको बताता है। द सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स दोनों के आगे आ सकता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज कैसे करना है? एक पर्सन और थिंग को यूज बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम एनी पर्सन, एनीथिंग बताना है हमको, कोई भी पर्सन, कोई भी चीज अगर बतानी है तो ए और एन उसके आगे लगा दिया जाता है। कोई एक प्रकार, कोई एक क्लास या कोई एक स्पीसीज को बताने के लिए हम ए और एन यूज करते हैं। क्वांटिटी बताने के लिए हम ए और एन यूज करते हैं, जैसे अ डजन। ठीक है, अ डजन ऑफ मैंगोज, तो ये अ डजन जो है वो अ लगता है उसके आगे, डजन क्वांटिटी बताता है हमको। प्रोफेशन बताने के लिए अ डॉक्टर, रैंक बताने के लिए, कास्ट बताने के लिए कमिटी, अ ब्राह्मण, अ मुस्लिम, अ क्रिश्चियन। रिलीजन बताने के लिए हम यूज करते हैं। आर्टिकल जो है वो प्रॉपर नाउन्स के आगे नहीं यूज किए जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे नहीं यूज किए जाते हैं और मटेरियल नाउन्स के आगे नहीं यूज किए जाते हैं। ओके, यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये चैप्टर। और एक और बात, एक्सरसाइज ए से ई तक सारी एक्सरसाइज आपके बुक के अंदर होनी चाहिए और रिमेंबर के सारे पॉइंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, अब हम जंप होंगे एक स्टोरी राइटिंग वाले चैप्टर में, जो आपके ग्रामर का चैप्टर नंबर 33 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरी राइटिंग। ठीक है, मैंने कैमरा थोड़ा छोटा कर दिया जिससे आप टाइटल देख सकें। चैप्टर नंबर 33, स्टोरी राइटिंग। ओके, अब देखते हैं, चलिए। स्टोरी राइटिंग इज एन आर्ट, एक कला है बेटा स्टोरी राइटिंग, जहां पे बहुत ही अच्छी इमेजिनेशन होनी चाहिए और क्रिएटिव आइडियाज होने चाहिए आपके पास, जो जो पढ़ने वाले हैं उसका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। एक स्टोरी आप लिख रहे हैं तो पढ़ने का मजा कब आएगा? जब वो बढ़िया सी स्टोरी लिखी जा रही होगी। ठीक है, जब एक इमेजिनेशन, क्रिएटिव आइडियाज से स्टोरी बना रही होंगी तो वो पढ़ने में बहुत मजा आता है। चिल्ड्रन को बहुत मजा आता है स्टोरीज को सुनने में भी, राइट? फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट एंड विल हेल्प यू राइट अ गुड स्टोरी। तो ये जो पॉइंट्स हम देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको अच्छी स्टोरी लिखने के लिए ये पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं समझाने वाला हूँ। एसेंशियल्स ऑफ स्टोरी राइटिंग, द प्लॉट एंड द मेन थीम ऑफ द स्टोरी शुड बी गुड एंड क्लियर। देखो, प्लॉट और मेन थीम, प्लॉट मतलब क्या? पूरा जो कहानी जो है, ठीक है, वो प्लॉट बोला जाता है। पूरी कहानी और थीम, जैसे क्राइम की स्टोरी लिख रहे हैं या फिर आप कोई अच्छी मोरल स्टोरी लिख रहे हैं, तो उसका जो थीम है, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। द सेटिंग ऑफ द स्टोरी शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड एंड द कैरेक्टर शुड बी डिस्क्राइब्ड वेल। स्टोरी का पूरा जो सेटिंग है वो इंडिकेट किया जाना चाहिए। सेटिंग मतलब क्या होता है बेटा? वेदर बताना है, कौन सा दिन है, कैसा महीना चल रहा है, कौन सी सीजन चल रही है, ये पूरा जो स्टोरी का सेटिंग है, जो कहाँ पे है, ये पूरा पिक्चर डिस्क्रिप्शन मेंशन होना चाहिए और कैरेक्टर्स भी उसके अंदर डिस्क्राइब किए जाना चाहिए। अगर कोई आप कैरेक्टर्स डाल रहे हैं तो उसकी खूबी के बारे में आप डिस्क्राइब करें, वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, ये सब, कौन सा रिलीजन है, वो सारी चीजें आप डिस्क्राइब करें, बहुत ही बढ़िया स्टोरी बनेगी। आप इंटरेस्टिंग डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी स्टोरी में आप अपने इमेजिनेशन से आप इंटरेस्टिंग स्टोरीज बना सकते हैं और एंजॉयबल बना सकते हैं। A cloud of mystery or suspense in the story always helps in holding the reader's interest. तो बेटा, a cloud of mystery मतलब क्या? एक रहस्य अगर आप स्टोरी के अंदर डालते हैं, एक रहस्य डालते हैं स्टोरी के अंदर, तो रीडर्स को पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, अगर मैं कोई स्टोरी पढ़ने बैठूं तो अगर रहस्य नहीं होगा या स्टोरी आप लास्ट तक नहीं खींच सकते हैं तो भी मजा नहीं आती है वो स्टोरी पढ़ने में। ठीक है,
तो एक रहस्य, एक सस्पेंस लास्ट तक बना होना चाहिए, वो बहुत बढ़िया रहता है पढ़ने वाले के लिए। द एक्सप्रेशंस ऑफ द राइटर शुड बी गुड। देखो राइटर्स के एक्सप्रेशंस जो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, ठीक है। स्टोरीज कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस। आपको आउटलाइंस दी जाएंगी स्टोरीज में, और उसके ऊपर से आपको स्टोरीज लिखनी है, और वो मोरल या ओपनिंग लाइन से आपको हेल्प लेके पूरी स्टोरी लिखनी है। देखो कैसे डेवलप करनी है स्टोरीज आउटलाइंस से। आउटलाइंस पढ़िए, देखो ये आउटलाइंस होते हैं, ये जो है ना नीचे, वो आउटलाइंस होते हैं। और आप ट्राई कीजिए अंडरस्टैंड करने का कि मेन प्लॉट क्या है, मेन स्टोरी है क्या इसके अंदर। सारे पॉइंट्स का यूज करके, वही ऑर्डर को फॉलो करके, जो आउटलाइंस में आपको दिए हैं वही ऑर्डर को फॉलो करके आपको पूरी स्टोरी बनानी है। सारे पॉइंट्स एक दूसरे से लिंक होने चाहिए, और मेन जो आप बात कर रहे हैं स्टोरी के अंदर उसमें इर्द गिर्द घूमने चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे। द स्टोरी शुड बी रिटन, सिंपल इंग्लिश में लिखनी है स्टोरी। पास्ट टेंस में अगर आप लिख सकते हैं तो आप पास्ट टेंस में लिखिए, और उसके अंदर डायलॉग भी हो सकते हैं, डायलॉग जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। A proverb or an idiom may be used as the title of the story। तो स्टोरी का अगर टाइटल बनाना है तो एक आप कही गई बात बना सकते हैं, या कोई ऐसी बात बना सकते हैं जो हमको सीख दे दे, इडियम, ठीक है। देखो एग्जांपल देखते हैं हम। रीड द आउटलाइंस गिवन हियर फॉलोड बाय अ स्टोरी बेस्ड ऑन द गिवन स्केच। किंग सोलोमन वाज वेल नोन फॉर हिज विजडम। विजडम मतलब बुद्धि। तो किंग सोलोमन जो है वो अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। His fame reached the Queen of Sheba। उनका जो नाम है, ठीक है, वो शेबा करके जो देश है, उनकी रानी तक उनका नाम पहुंचा। उनको पता चला किंग सोलोमन जो है वो अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। वांटेड टू टेस्ट हिज पावर ऑफ जजमेंट। वो क्वीन ऑफ शेबा जो है वो उनके पावर ऑफ जजमेंट, वो कैसे जजमेंट लेते हैं, ठीक है, वो उसका पावर चेक करने की चाहती थी। पेड अ विजिट। पेड अ विजिट मतलब वो वहां पे किंग सोलोमन को मिलने के लिए गई। प्रेजेंटेड टू आइडेंटिकल गार्लैंड ऑफ रोजेस। दो सेम टू सेम रोज के हार उनने प्रेजेंट किए। वन वॉज आर्टिफिशियल वाइल द अदर वॉज रियल। एक आर्टिफिशियल था और दूसरा रियल था। आस्क्ड हिम टू आइडेंटिफाई द गार्लैंड विथ रियल फ्लावर्स। उन्होंने पूछा कि भाई मतलब क्वीन ऑफ शेबा ने पूछा कि ये गार्लैंड में से कौन सा सही है, कौन सा रियल है। आइडेंटिफाई करने को बोला, रियल फ्लावर्स कौन से हैं। किंग सोलोमन ऑर्डर्ड हिज अटेंडेंट्स टू ओपन ऑल द विंडोज ऑफ द कोर्ट रूम। किंग सोलोमन ने ऑर्डर किया अपने अटेंडेंट्स को, अपने जो नौकर थे उनको, ठीक है, कि ये कोर्ट रूम के सारे विंडोज खोल दिए जाए। बीज swarmed in from the garden and sat on the real flowers। मधुमक्खियां जो थी वो अंदर आई, और गार्डन में से अंदर आई, ठीक है, और रियल फ्लावर्स पे बैठी। द क्वीन वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्वीन बहुत इंप्रेस हो गई थी उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड से, उन्होंने जो ये जजमेंट दिया उससे। चलिए देखते हैं। अ टेस्ट फॉर किंग सोलोमन। देखो नाम क्या लिखा है, अ टेस्ट फॉर किंग सोलोमन। तो ये पूरे स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि एक टेस्ट की बात ही की गई है, राइट। किंग सोलोमन के टेस्ट के बारे में ही बताया गया है, पूरी स्टोरी हमको उस पर ही लिखनी है। अ टेस्ट फॉर किंग सोलोमन, ये हमने टाइटल डाल दिया। किंग सोलोमन वाज अ बेनेवोलेंट और वाइज किंग। बेनेवोलेंट मतलब अच्छा, गुड, एंड वाइज किंग। टेल्स ऑफ हिज विजडम स्प्रेड फार एंड वाइड टू डिस्टेंट लैंड्स। टेल्स मतलब क्या, कहानियां। उसकी बुद्धि की कहानियां दूर 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 देशों तक पहुंची थी। जब क्वीन ऑफ शेबा ने इसके बारे में सुना तो वो किंग सोलोमन को टेस्ट करना चाहते थे, उनकी पावर ऑफ जजमेंट को टेस्ट करना चाहते थे। शी वांटेड टू टेस्ट हिज पावर ऑफ जजमेंट। शी पेड अ विजिट टू किंग सोलोमॉन्स पैलेस। उन्होंने एक विजिट वहां पे करी, किंग सोलोमन के जो महल है वहां पे। शी सेड, हेल किंग सोलोमन, किंग सोलोमन की जय हो। I bring greetings from my people of my kingdom. Here I present before you two garlands। तो हमारे किंगडम से हमारे लोगों के लिए अच्छाइयाँ आपके लिए लेके आए हैं, और मैं ये आपके सामने दो गार्लैंड, दो हार प्रेजेंट करती हूँ। आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है, दो हार रखे हुए हैं, दो हार मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ।
Both the garlands were identical, but one was real while the other was made of artificial roses. दोनों सेम टू सेम थे, लेकिन एक सही रोजेस से, असल रोजेस से बना हुआ था, रियल रोजेस से बना हुआ था, और एक आर्टिफिशियल रोजेस से बना हुआ था. She requested him to identify the garland made with real roses. तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, क्वीन ऑफ शेबा ने सोलोमन को रिक्वेस्ट किया कि आप आइडेंटिफाई करें इसमें से रियल कौन से हैं. King Solomon immediately ordered his attendants to open all the windows of the courtroom. देखो पॉइंट टू पॉइंट हम जा रहे हैं, है ना. Identify with real flowers. King Solomon ordered his attendants to open all the windows of the courtroom. Many bees from the palace garden immediately swarmed in and sat on the garland of the real roses. तो सही जो रियल रोजेस थे वो हार के ऊपर कई सारे बीज जो गार्डन में से आए थे वो बैठे. The queen was greatly impressed and praised King Solomon of his presence of mind and good judgment. तो क्वीन बहुत इंप्रेस हुई और किंग सोलोमन को उन्होंने अच्छी अच्छी बात बोली उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में और गुड जजमेंट उन्होंने लिया उसके बारे में. B. The given outlines have been used. देखो, a man had a goose which lay a golden egg every day. भाई मैन के पास एक गूज था. गूज मतलब एक चिकन थी, ठीक है, जो हर रोज एक गोल्डन एग देती थी. द मैन कलेक्टेड 14 एग्स इन अ फोर्टनाइट. 14 दिनों में उन्होंने 14 एग्स कलेक्ट किए वो इंसान ने. बिकेम इम्पेशेंट. इम्पेशेंट मतलब उनसे रहा नहीं गया. क्यों रहा नहीं गया? उनको सब एक साथ चाहिए था ना. ग्रीड ओवरटुक हिज थॉट्स. लालच. वो लालच सोचने लगे, उनको लालच हो गई. wanted to become rich instantly. उनको तुरंत ही रिच बनना था. killed the goose. वो गूस को मार दिया. और फिर क्या मिलने वाला था भाई उसको? कुछ नहीं मिलने वाला था. yes or no? तो ये क्या है भाई स्टोरी का टाइटल? द मैजिक ऑफ द गोल्डन गूज. ठीक है, द मैजिक ऑफ द गोल्डन गूज. चलिए, नाम हम रख सकते हैं. रोहन नाम रख दिया हमने. रोहन लिव्ड इन अ विलेज एंड लेड अ कंफर्टेबल लाइफ. रोहन जो है वो एक विलेज में रहते थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी जिंदगी बिता रहे थे. It so happened that for a fortnight he did not have to toil hard or work tirelessly to earn a living. He had luckily found a magical goose which lay a golden egg every day. He kept this secret well guarded from the villagers. He affectionately called it Golden Goose. तो हमने पूरी स्टोरी बना दी. ऐसा हुआ कि 14 दिनों तक उनको हार्ड नहीं काम करना पड़ा और थके हारे काम नहीं करना पड़ा पैसे कमाने के लिए. उन्होंने लकीली एक मैजिकल गूस फाइंड कर लिया था जो गोल्डन एग हर रोज एक देता था. वो अपने सीक्रेट जो है वो विलेजर से छुपा के रखते थे और वो उसको गोल्डन गूस बोलते थे. हर मॉर्निंग बिफोर द विलेज folk woke up, he picked the golden egg and hid it carefully. हर मॉर्निंग, हर सुबह विलेज वाले लोग जगे उससे पहले वो गोल्डन एग वो उठा लेते और वो छुपा देते. 14 दिनों में तो उन्होंने 14 एग्स कलेक्ट कर लिए थे. द गोल्डन गूज वॉज लुक्ड आफ्टर वेल एंड गार्डेड बाय हिम ऑल थ्रू द डे. तो जो गोल्डन गूज था उसका बहुत ध्यान रखता था वो और उसको गार्ड करता था पूरे दिन. एक दिन एक आइडिया उनको आया. उन्होंने खुद को बोला, दीज गूज लेज ओनली वन एग अ डे. इफ आई किल इट आई कैन कलेक्ट मेनी एग्स इन वन डे, सिंगल डे. तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने अपने आप को बोला कि ये जो गूज है, ये जो चिकन है, ठीक है, वो एक एग हर रोज देती है. लेकिन अगर मैं इसको मार डालूं, राइट, अगर मैं इसको मार डालूं तो मुझे बहुत सारे एग्स एक दिन में मिल जाएंगे. He wanted to become rich instantly. उसको तुरंत ही अमीर बनना था. अब लालच उसके दिमाग में घुस गया. And he lost his power to think rationally. और बहुत सोच समझ के काम करना उसके बारे में अब वो नहीं सोच रहा था. ठीक है. He killed the goose only to discover that there were no more eggs to be collected. तो उसने वो गूस को मार दिया. बस उसको मारने के बाद पता चला कि अब कोई एग्स मिलने वाले नहीं थे. उसको अब मिस्टेक रियलाइज हुई, लेकिन अब क्या करते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते हैं. बट इट वॉज टू लेट टू रिग्रेट. उदास होने का अब क्या कुछ का मतलब नहीं है. ओके, चलिए एक और स्टोरी है हमारे सामने.
ये पीडीएफ जो है बेटा, ये पीडीएफ आपके पॉकेट स्टडी के एप्लीकेशन के अंदर आपको मैं भेजने वाला हूं, और वो पॉकेट स्टडी के एप्लीकेशन के अंदर इसके साथ में आंसर्स भी रखने वाला हूं आपके एक्सरसाइज डी की। एक्सरसाइज डी में जो आंसर्स है ना, क्वेश्चंस हैं, पूरी जो स्टोरी लाइन है। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं बेटा, सुनिए ध्यान से। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जाम में आपको स्टोरी राइटिंग आएगा, ठीक है, और ऐसे राइटिंग भी आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे राइटिंग की बात करेंगे। लेकिन हम जब स्टोरी राइटिंग की बात कर रहे हैं तो मैं आपको इंपॉर्टेंट स्टोरीज बता दूं। आपकी इंपॉर्टेंट स्टोरीज कौन कौन सी हैं बेटा? देखिए, सबसे पहला किंग सोलोमन वाली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टोरी है, किंग सोलोमन वाली। ओके, और एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है द मैजिक ऑफ द गोल्डन गूज, और एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है आपके एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है, अकबर और बिरबल वाली स्टोरी। तो ये 3 स्टोरीज में से कोई भी एक स्टोरी आ सकती है। मतलब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरीज कौन कौन सी हैं? एक्सरसाइज डी में नंबर 3 वाली, और ये सोलोमन वाली स्टोरी। ये दोनों स्टोरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोलोमन वाली स्टोरी और एक्सरसाइज डी में क्वेश्चन नंबर 3 अकबर और बिरबल वाली स्टोरी, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी एक स्टोरी आपके पेपर के अंदर आ सकती है, ठीक है। और बाकी सारी स्टोरी जो है वो आपको सॉल्व करनी है, वो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपकी लास्ट एग्जाम होगी उसमें कोई भी स्टोरी आ सकती है ये चैप्टर में से, तो वो भी सारे करनी तो है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, आपको ये पीडीएफ जो है, अपनी स्टोरी की जो पीडीएफ है, ये जो हम अभी खुले हुए रखे हैं, वो पीडीएफ भी आपको मैं भेज दूंगा। वहां पे आपको क्या करना है, आपको जाना है 6 स्टैंडर्ड में, जो आपको पता है, इंग्लिश में जाना है, और वहां पे स्टोरी राइटिंग का सब्जेक्ट, स्टोरी राइटिंग का चैप्टर होगा। स्टोरी राइटिंग के चैप्टर में जब आप जाएंगे तो वहां पे 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो पहले फ्लैश कार्ड वाला होता है, एक बीच में वीडियो होता है, और एक राइट हैंड साइड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो जब डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो फिर ऊपर 3 ऑप्शन आएंगे। वीडियो में जाएंगे नहीं, उसके बाद में डॉक्यूमेंट में जाना है, और डॉक्यूमेंट में जाके आप ये दोनों डॉक्यूमेंट पा सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ जो अभी हमने खोली है, जो हमारी टेक्स्ट बुक की है, आपको पास टेक्स्ट बुक तो होंगी, फिर भी जिसके पास नहीं है या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए ये टेक्स्ट बुक की पीडीएफ मैं पॉकेट स्टडी में डालने वाला हूं। और ये जो एक्सरसाइज डी है हमारे पास, उसकी 3 स्टोरीज के आंसर्स भी उसके अंदर डालने वाला हूं। तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका होमवर्क क्या है बेटा? आपका होमवर्क ये है कि ये जितनी भी स्टोरीज हमने करी, स्टोरी 1 किंग सोलोमन वाली पॉइंट्स के साथ, उनके ऊपर के पॉइंट्स के साथ, ठीक है, ये स्टोरी एक बार आपको फेयरबुक में लिखनी है। फिर मैजिक ऑफ द गोल्डन गूज वाली स्टोरी उसके ऊपर के पॉइंट्स के साथ लिखनी है। और ये नॉलेज इज इनवैल्यूएबल वाली स्टोरी आपको अपने फेयरबुक में लिखनी है। और एक्सरसाइज डी में, एक्सरसाइज डी में तीनों 3 स्टोरियां आपको अपने फेयरबुक में लिखनी है, वो पीडीएफ में देख के। ओके, और तैयारी कर देनी है बेटा, ठीक है। एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? एक्सरसाइज डी में नंबर 3 और किंग सोलोमन वाली स्टोरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे ऐसे राइटिंग की। उसमें भी आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसेज हैं जो आ सकते हैं, और ऐसे कैसे लिखने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।